अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नसीम है और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और स्पेशलिटी एनेस्थीसिया की है मेरी। बट बेसिकली एक साइंस और नॉलेज एंथुसियास्ट भी हूँ और सोचा कि आप लोगों के साथ भी कुछ न्यू आइडियाज़ शेयर करता रहूँ जैसे जैसे मैं नॉलेज एक्वायर करूँ। तो मून लैंडिंग तो एक पुरानी बात हो गई है, इस पे काफ़ी काम भी हो चुका है। मतलब सबको पता है जो इंसान चांद पे पहुंच चुका है। बट एक जो फैक्ट है जो आजकल एक मूवी चली थी, तो उसके बाद से ये मुझे भी ख्याल आया कि यार किसी को ये पता ही नहीं है कि फेक मून लैंडिंग का भी प्लान किया हुआ था, या इनफैक्ट जो ओरिजिनल मून लैंडिंग है वो फेक ही हो सकती है। उसका कुछ अभी तक रियलिटी का पता नहीं है किसी को भी। तो ये मून लैंडिंग का सिलसिला शुरू हुआ था तकरीबन कोल्ड वॉर। एक ब्रीफ हिस्ट्री में आपको देता चलूं, कोल्ड वॉर से मामले सारे ये शुरू हुए थे। मून लैंडिंग का कि चांद पे पहुंचने का ख्याल था। रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होते ही। तो उसमें सबका यही था कि यार हम सबसे पहले चांद पे पहुंचें। तो उस सिलसिले में 1950 से लेके ये सारा सिलसिला शुरू हुआ चांद पे पहुंचने का। उस सिलसिले में कुछ हार्ड लैंडिंग्स स्टार्टिंग में रशिया ने की पहले। हार्ड लैंडिंग क्या होती है कि आपको अपना रॉकेट या सैटेलाइट जो है वो चांद पे गिराना होता है। मींस कि आपको अपनी कैपेबिलिटी देखनी होती है कि वाकई में आप चांद पे पहुंच सकते हो या नहीं। वो भी एक बहुत बड़ा टारगेट होता है अचीव करना कि आप चांद पहुंच गए, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई। 1959 में कोई रशिया ने कोई हार्ड लैंडिंग की। उसके बाद फिर अमेरिका ने अपना एक रेंजर प्रोग्राम था, उसमें उसने अपने सैटेलाइट्स भेजे। वो भी हार्ड लैंडिंग्स करने में कामयाब हो गए। उसके बाद फिर बारी आती है सॉफ्ट लैंडिंग्स की। तकरीबन 1966 में रशिया ने सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया था। वो चांद पे अपना सैटेलाइट सक्सेसफुली क्रैश किए बगैर उसने लैंड किया, वहाँ पे तस्वीरें भी कुछ ली और वो कामयाब हो गया था सॉफ्ट लैंडिंग में। उसके बाद ही फिर अमेरिका ने भी अपने रेंजर सीरीज को ज़रा मोबिलाइज किया, कुछ इस पर रिसर्च की, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गए थे। तो ये 1960s का मामला जो था बड़ा वो कोल्ड वार के हिसाब से गर्म रहा इन दोनों मुल्कों के दरमियान। एक्चुअल में फिर जब बारी आई थी, एक रशिया ने स्पुतनिक नाम का सैटेलाइट तकरीबन 1957 के अराउंड लॉन्च किया था। वो ज़मीन के गिर्द जो है सक्सेसफुली ऑर्बिट मतलब चक्कर लगाने में कामयाब हो गया और वो वही खला में घूमता रहा। यहाँ से फिर अमेरिका को यही तशवीश हुई कि यार ये जो है रशिया यहाँ सैटेलाइट के थ्रू हमारे ऊपर एटमी हथियार भी गिरा सकता है और भी हमले कर सकता है, जासूसी कर सकता है। तो इसलिए फिर उन्होंने भी अपना प्रोग्राम को फास्ट कर दिया और रिसर्च की। उनका यही फिर ऑब्जेक्टिव था कि हमें चांद पे पहले लैंड करना है। अब इसी दौरान फिर काफ़ी सैटेलाइट्स उन्होंने अमेरिका और रशिया ने रेंजर और लूना प्रोग्राम, लूना जो था रशियन प्रोग्राम था और रेंजर जो था वो अमेरिकन प्रोग्राम था, सैटेलाइट प्रोग्राम। उन्होंने वहाँ पे अनक्रूड मीन्स मतलब उसमें कोई इंसान नहीं थे, वो बगैर इंसान के वहाँ पे भेजना शुरू किए। वो भी सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गए थे, काफ़ी क्रैश भी हुए उस दौरान। कि अब चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट भी कामयाबी से भेजना शुरू कर दिए थे दोनों मुल्कों ने। उसमें वो चांद की पूरे सरफेस की तस्वीरें लेने लग गए और प्लान करना शुरू किया कि हमें कहाँ पे लैंड करना है। अब रशिया ने 1969 में अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि यार हम जो है इंसान भेजेंगे अपने सैटेलाइट्स में जो सक्सेसफुली चांद पे लैंड कर पाए और वहाँ पे सर्वे करें और रशिया का झंडा लगा के वापस आए। दोनों की इसी सिलसिले में एक रेस शुरू हो गई कि पहले चांद पे कौन उतरेगा। क्योंकि सैटेलाइट में तो खला में तो दोनों पहुंच चुके थे, चांद की तस्वीरें भी लेने में कामयाब हो गए थे, सॉफ्ट लैंडिंग्स भी कर चुके थे। अब यही मरहला था कि अब इंसान को कैसे उतारा जाए। इस सिलसिले में दोनों मुल्कों की फिर एक बड़ी खतरनाक किस्म की रेस शुरू हो गई थी। पहले हम जाएंगे।
अपोलो 11 था जो फर्स्ट टाइम जो 1969 में जो इंसान लेके गया खला में और चांद पे सक्सेसफुली कामयाबी के साथ उतरा और वहाँ पे सैटेलाइट्स लैंड किए अपने और एस्ट्रोनॉट्स भी उसके वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे तस्वीरें खींची, अपने मुल्क का झंडा भी लगाया और यही वो मिशन था जिसके हिसाब से आपका मशहूर है एस्ट्रोनॉट एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो सबको पता है, मेरे ख्याल से जनरल नॉलेज है कि पहला चांद पे उतरने वाला शख्स कौन था। वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसी प्रोग्राम का हिस्सा था, अपोलो 11 का। अब ऐसे है अपोलो 11 है, अब उससे पहले मीन्स अपोलो 1 2 3 4 और भी इन्होंने अटेम्प्ट किए, पर सक्सेसफुल अटेम्प्ट यही था अपोलो 11 का, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंड किया, वहाँ पे झंडा लगाया और उसका एक बहुत मशहूर कोटेशन है जो आज भी हर जगह यूज होता है कि वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। मीन्स एक छोटा कदम एक आदमी के लिए है बट पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम है ये। तो ये एक वाकई में बेंचमार्क था, एक तारीखी वाकया है कि इंसान जो है वो चांद पे घूम के आया है। अब यही है, उसके बाद रशिया ने 1970 में भी अपने लोग उतारे चांद पे, बट ये रेस जो है टेक्निकली अमेरिका जीत चुका था, उसने अपना बंदा पहले उतार दिया। तो इस वजह से ये आज तक जो है बात अमेरिका की फेवर में आती है कि हमने सबसे पहले अपना आदमी चांद पे उतारा। तो ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री जो कि कॉमन नॉलेज भी है, और अगर डेप्थ में जाए तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो मैंने अभी यहाँ पे नहीं बताए आप लोगों को। बट अब आते हैं हम फेक मून लैंडिंग पे, जो मेरा मेन टॉपिक है यहाँ पे। अच्छा, अब होता ऐसे है कि एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट्स पब्लिक से छुपा के रखती है। उसका ऐसे होता है कि तकरीबन जो अभी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है गवर्नमेंट से मांग सकते हो, बट उसका जो है एक प्रोसीजर है कि हसासियत मिशन की और मामलात की हसासियत के हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स 25 साल के लिए आप रिलीज नहीं कर सकते, वो सीक्रेट रहते हैं। उसी हिसाब से फिर 50 साल, फिर 75 साल वो आप सीक्रेट ही रहते हैं। उसके बाद आप फिर वो गवर्नमेंट्स जो है उसको रिलीज कर सकती हैं। इवन आप रिक्वेस्ट भी करते हो लीगली, उसके बावजूद वो हसासियत के हिसाब से एक टाइम फिक्स होता है उन डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद वो रिलीज करते हैं। और वो भी काफ़ी डिपार्टमेंट से होते हुए जो उसको चेक करते हैं, उसमें वो नाम पते और इम्पोर्टेंट जो एक इंफॉर्मेशन होती है उसको इस तरह से ब्लैकआउट कर देते हैं, सेंसर करके फिर वो रिलीज करते हैं पब्लिक को। इवन वो जो पीरियड होता है इसका डी क्लासीफाई होने के बाद भी वो जो है अपनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा देते हैं। तो अभी उसी हिसाब से जो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए होंगे, क्योंकि अब वो उस मून लैंडिंग को 50 साल से ऊपर हो गया है, तो अभी शायद वो रिलीज हुए हैं। तो उसके बाद एक मूवी बनी है जिससे मुझे फिर ये आइडिया आया कि ये वीडियो ज़रा बनानी चाहिए, और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आप लोग वो मूवी देखें। तो जनरल नॉलेज भी है, थोड़ा CIA का और एजेंसीज का रोल भी दिखाया है उस टाइम में जब मून लैंडिंग की एक कशीदगी चल रही थी रशिया और अमेरिका के बीच। ये है वो मूवी जो मैं रिकमेंड करूंगा, फ्लाई मी टू द मून। ये देखी, उसमें काफ़ी एक CIA का रोल दिखाया है, किस तरह से उनको डर था कि अगर हमारी लैंडिंग कामयाब नहीं हुई तो किस तरह हमारी रुसवाई होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में रशिया के सामने। तो उन्होंने साइड में एक फेक मून लैंडिंग का प्रोजेक्ट भी बनाया था, जिसमें उन्होंने लैंडिंग जो है अपने स्टूडियो में एक फेक लैंडिंग जो है रिकॉर्ड भी करके बैकअप में रखी हुई थी, क्योंकि सोशल मीडिया का नहीं था इतना उस दौर में। आप जो भी टीवी पे दिखाते थे वही सब सच होता था, तो इसलिए बैकअप में उन्होंने एक फुटेज बना ली थी मून लैंडिंग की। जी, आप देखें यहाँ पे ये उसी मूवी से कुछ वो है स्क्रीनशॉट्स है।
तो अब इसमें वो है कि ये सीआईए का एजेंट बता रहा होता है नासा के डायरेक्टर को, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको यही बता रहा होता है कि भाई अब लैंडिंग मून लैंडिंग जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं रहा हमारे लिए। अब इस वक्त हमें दुनिया देख रही है, हमें बस दुनिया को ये दिखाना है किसी तरह कि हमने रशिया को हरा दिया है। रशिया से पहले हम लैंड कर चुके हैं चांद पे। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो है जैसे ही डीक्लासिफाई होना शुरू होते हैं तो ऑब्वियसली एक जो बर्निंग और हॉट टॉपिक होता है उस पे मूवी एक ज़रूर बनती है। तो ये भी शायद कुछ इस तरह का होगा, कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई हुए होंगे, क्योंकि ये कंस्पिरेसी थ्योरीज इस पे काफ़ी सालों से हैं, अभी रिसेंटली नहीं है। तो इसलिए ये तभी मूवी बनी है कि ऑब्वियसली कुछ होगा, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई हुए होंगे, कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन इनको मिली होगी तभी ये मूवी बना रहे हैं। अच्छा यार, अब मून लैंडिंग्स का तो ये फेक मून लैंडिंग की यही कंस्पिरेसी थ्योरी थी। फ्यूचर में तो आज प्राइवेट कंपनीज भी इस पे काम कर रही हैं। उसमें एक एग्जांपल आपकी स्पेसएक्स की है, इलोन मस्क की। इस तरह और भी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। इवन जो एस्ट्रोनॉट्स के जो सूट्स बनते हैं और जो इक्विपमेंट होता है आपका रॉकेट्स का, रॉकेट फ्यूल हो गया, ये इस तरह की हर इक्विपमेंट पे प्राइवेट कंपनीज को काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स जो नासा और आर्मी इनको देती रहती है कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उस पे कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। तो अब इस वक्त जो है वो रशिया, अमेरिका, चाइना, जापान और इंडिया, तकरीबन 5 मुल्क हैं इस वक्त तक जो ऑफिशियली लैंड कर चुके हैं चांद पे। तो लेट्स सी क्या फ्यूचर है। अब यही है कि अमेरिका दोबारा 2026 में जाना चाह रहा है चांद पे, प्लानिंग कर रहा है। उस सिलसिले में उसने सूट्स, अपने जो एस्ट्रोनॉट्स के जो सूट्स होते हैं जो वो पहन के जाते हैं चांद पे, उसका भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कुछ कंपनीज को। लास्ट जो इनकी अमेरिका की लैंडिंग तो तकरीबन 1972 में थी, उसके बाद दोबारा इन्होंने बंदे नहीं भेजे। बीच में काफ़ी एक इंडियन एस्ट्रोनॉट थी, उसकी डेथ भी हो गई थी, कुछ लॉन्च अटेम्प्ट्स उनके फेल भी हो चुके हैं। अब ये 2026 में जाना चाह रहे हैं चांद पे दोबारा। अब एक छोटी सी आपको मैं क्लिप भी दिखाऊंगा, उस पे जो इन्होंने अब तक का जो अप्रूव्ड एक प्रोटोटाइप फेज में आ चुका है, इनिशियल फेज में इनका एक सूट आ चुका है, उस पे इनकी तजर्बे चल रहे हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है वो ब्रीफ, आपको ज़रा दिखा दूँ कि फ्यूचर में इनकी ये प्लानिंग चल रही है। ये आजकल अपने सूट्स पे, एस्ट्रोनॉट्स के जो सूट्स होते हैं ये उस पे काम कर रहे हैं। इसमें देख लें, ये पुराने जो वर्जन्स हैं वो दिखा रहे हैं पहले। अब इन्होंने जो है न्यू सूट्स बनाने के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो एक्सियम स्पेस का इसका नाम है, उसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तकरीबन $228 मिलियन का। तो अब देखें, सूट पे काम चल रहा है आजकल। ये सूट इस तरह का है, इसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे ऑब्वियसली। ये बहुत तकरीबन लास्ट सूट्स को तो तकरीबन 30-40 साल से वो अपग्रेड नहीं हुए। अब ये इसमें इन्होंने बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है, आप देख सकते हैं, और हर तरह की बॉडी टाइप को भी ये एडजस्ट कर लेगा, हर किस्म का आदमी इसमें फिट हो सकता है। तो पुराना जो सूट है वो देखें आप, $150 मिलियन आजकल के जो रेट्स के हिसाब से उसकी प्राइस बन रही है। अब न्यू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका यही क्लेम है कि हम आपको सस्ते में बना के दे सकते हैं उससे। तो आजकल उसकी बस ये टेस्टिंग हो रही है, 2026 में इनका प्लान है दोबारा जाने का। उस तो होपफुली फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जितना हो सके न्यू आइडियाज़ आप दे सकते हैं। आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ आर ऑलवेज वेलकम। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कुछ ब्रीफ हिस्ट्री या नॉलेज सुनना चाह रहे हो तो वो भी आपके बता सकते हैं, न्यू आइडियाज़ दे सकते हैं आप कमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।